हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम देखे थे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आज के क्लास में हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखना है कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। तो प्रश्न है 21, पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रश्नों के बीच त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखे। ठीक है, तो पहले किस नंबर क्वेश्चन समझेंगे कि पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए। तो पटना भ्रमण मतलब क्या, पटना घूमने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे सरकार की तरफ से आता है बच्चों को भ्रमण करवाने के लिए तो स्कीम, तो उसी के तहत तो ये टीचर लोग ले जाते हैं, तो उसी पे लिखना है। ठीक है, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे लिखना है। यहाँ से देखेंगे हम सभी प्रश्न का उत्तर। तो पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। ठीक है, तो पत्र लिखना है, कैसे लिखना है। प्रिय मित्र, मान लीजिए कि आपके मित्र का नाम सीमा है। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, आप अपने हिसाब से यहाँ रख सकते हैं। तो प्रिय मित्र सीमा, सप्रेम नमस्ते। ठीक है, सप्रेम यानी प्रेम के साथ नमस्ते। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी सब परिवार सकुशल ही होगी। ठीक है, पत्र लिखने का आस है कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री कोष से पटना भ्रमण का आयोजन किया गया था। इस भ्रमण में 7 अध्यापक के अतिरिक्त 60 छात्रा भी थी। ठीक है, मैं भी उसमें सम्मिलित थी। नियत समय पर विद्यालय से गाड़ी खुली और लगभग 10 बजे सुबह में हम लोग पटना पहुँचे। ठीक है, वहाँ अनेक स्थान जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान, जो स्थान घूमे हैं उसका जिक्र किया जा रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान, कुम्हरार पार्क, गुरुद्वारा और तारामंडल घूमे। ठीक है, कहाँ कहाँ घूमे उसका वर्णन किया जा रहा है। संजय गांधी जैविक उद्यान, गोलघर, गांधी संग्रहालय, कुम्हरार पार्क और गुरुद्वारा और तारामंडल। ठीक है, तारामंडल 100 भी हम लोगों ने देखा। तारामंडल में एक शो चलता है जिसमें ब्रह्मांड के सभी चीज़ों को दिखाया जाता है और आर्टिफिशियल ही होता है, बट देखने पर लगता है ना कि बिल्कुल नेचुरली चीज़ को दिखाया जा रहा है। ठीक है, शो में लगा जैसे हम लोग ब्रह्मांड का साक्षात्कार दर्शन कर रहे हैं। संध्या 7 बजे पटना से गाड़ी खुली और लगभग 10 बजे रात विद्यालय पहुंचे। ठीक है, यह भ्रमण बड़ा ही आनंददायक और रोमांचक रहा। तुम्हारी अनुपस्थिति हमें झकझोर रही थी। उसकी जो दोस्त थी सीमा, वो नहीं आ पाई थी भ्रमण के लिए, तो इसलिए उसका वो नहीं आई थी, तो उसको थोड़ा दुख था। ठीक है, बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को शुभ प्यार। ठीक है, नीचे है तुम्हारी अभिन्न मित्र सीमा। ठीक है, जो मित्र है उसका नाम है नीचे, यहाँ थोड़ा सा कट गया है फोटो लेने में। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि 2 छात्रों के बीच त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखें। संवाद मतलब आपस में बातचीत लिखें। ठीक है, 2 छात्रों के बीच त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी, जो अभी परीक्षा हुआ है आप लोगों का, जो ये प्रश्न हम करवा रहे हैं, तो ये त्रैमासिक परीक्षा का ही है। तो इसी के उपलक्ष्य है, इसी पे आधारित लिखना है संवाद 2 दोस्त के बीच, 2 छात्र के बीच। तो 2 छात्र कौन है, एक रीमा है और एक आशा है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से नाम ले सकते हैं, कुछ भी 2 गुना। ठीक है, अपना भी नाम और आप अपना नाम ले लीजिए, एक और दोस्त का नाम ले लीजिए, तो 2 छात्र हो जाएंगे। तो कैसे लिखना है। रीमा, अरे आशा नमस्ते, त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। तुम्हारी गणित की समस्या सुलझी या नहीं। ठीक है, आशा, नमस्ते रीमा, बस ठीक ठाक ही चल रही है। गणित में अभी भी बीजगणित के सवाल फंसा हुआ है। तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है। ये संवाद है, संवाद ऐसे ही लिखा जाता है। रीमा, मेरी तैयारी तो बढ़िया है,
मैंने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के नोट्स पूरे कर लिए हैं। गणित के लिए मैंने एक नया समय प्रबंधन प्लान बनाई है। समय प्रबंधन प्लान यानी रूटीन बनाई है, इसकी बात की जा रही है। आशा, अच्छा कैसा प्लान है वह मुझे भी बताओ, शायद मेरी भी मदद हो जाए। ठीक है। रीमा, मैंने हर विषय को अलग अलग समय दिया है। गणित विषय के लिए रोज सुबह 2 घंटे और शाम को रिवीजन के लिए 1 घंटा निकालती हूँ। ठीक है। तो ये रूटीन ऐसे ही बनता है। ये पढ़ने का जो रूटीन बनाई है उसका जिक्र कर रही है। चलो आज शाम हम लोग मिलकर गणित के सवाल हल करेंगे। ठीक है। आशा, यह तो बहुत अच्छी बात है। रीमा, यह तो बहुत अच्छी बात है रीमा, इससे मेरा भी डर दूर हो जाएगा। चलो शाम को 5 बजे मिलते हैं, धन्यवाद। ठीक है। तो ये एक संवाद कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही सेव सबही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एके ज्योत जानबो, भाव स्पष्ट करें। ठीक है। तो ये लाइन दिया हुआ है और इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर कैसे होगा? प्रस्तुत पंक्ति गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित, ये जो पंक्ति है, एक ही सेव सबही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एके ज्योत जानबो, ये जो लाइन है, पंक्ति है, ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित काव्य खंड से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि ने ईश्वर की एकता और सभी प्राणियों में समान दिव्य ज्योति का संदेश दिया है। ठीक है। कवि कहते हैं कि सभी स्वामी और गुरु एक ही परमात्मा है। ठीक है। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही है, वह एक ही है। इसीलिए हमें सभी मनुष्यों में उसी ईश्वर की ज्योति को देखना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। उस लाइन का मतलब हुआ ये कि कवि कहते हैं कि सभी स्वामी और गुरु एक ही परमात्मा है। ठीक है। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। ठीक है। सभी जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, तो सभी लोगों का धर्म अलग है और अपने भगवान को भी बांट दिए हैं। जैसे अल्लाह हम लोग के लिए भगवान होते हैं, उन लोगों के लिए जैसे ईसा मसीह, तो इस टाइप से बांटा गया है, लेकिन वो भगवान सबके लिए एक ही है। ठीक है। इसी का बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब प्रसंग व्याख्या करें। सब प्रसंग व्याख्या करें। ठीक है। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चने चबाकर दिन गुजारने लगे। ठीक है। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत, चुपड़ी चपातियाँ कहने का मतलब क्या हुआ? घी में डूबा हुआ रोटी। ठीक है। घी में डूबा हुआ रोटी चबाने वाले दांत अब चने चबाकर दिन गुजारने लगे। इसका देखेंगे क्या आंसर होगा। प्रस्तुत पंक्ति जो है शिवपूजन सहाय द्वारा रचित गद्य खंड कहानी के प्लॉट से लिया गया है। ठीक है। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? तो शिवपूजन सहाय द्वारा रचित गद्य खंड कहानी के प्लॉट से लिया गया है। दिए गए कथन से लेखक कहना चाहते हैं कि यह मनुष्य के जीवन में समय के साथ और परिस्थिति के अनुसार बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जो व्यक्ति पहले सुख सुविधा और ऐश्वर्य का जीवन जीता था, वही विपरीत परिस्थितियों में साधारण और कठिन जीवन बिताने के लिए विवश हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग पहले स्वादिष्ट घी लगी रोटियां खाते थे, वे समय बदलने पर साधारण भोजन जैसे चने चबाकर अपना जीवन बिताने लगे। यह पंक्ति जीवन की अनिश्चितता और समय के परिवर्तन को दर्शाती है। इससे शिक्षा मिलती है कि सुख दुख अस्थायी नहीं होते हैं। ठीक है। इसलिए मनुष्य को अच्छे समय में घमंड नहीं करना चाहिए और कठिन समय में धैर्य तथा साहस बनाए रखना चाहिए। अब आशा है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 26, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का
अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ की बिहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते हैं। यहाँ के बिहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते हैं। बिहारों की पंक्तियों कहने का मतलब हुआ कि जो रहने का वहाँ स्थान है, उस पर जो भी महल बनाया गया होगा, तो उसकी जो ऊंची ऊंची अटारी है, वो ऊंचे ऊंचे शिखर को आकाश में मेघों को छूते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा अनुभव किया जाता है। ठीक है, उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। वहाँ का वर्णन किया जा रहा है कि उसके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। ठीक है, बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह के द्वितीय पद का भावार्थ लिखें। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वितीय पद का भावार्थ लिखें। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वितीय पद क्या था? द्वितीय पद था उनका, जैसे एक आग ते कनका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे है के फेरी आग में मिला हिंगे, जैसे एक धुरते अनेक धूर धुरत है, धुन के कनुका फर धुरही समाहिंगे, जैसे एक नदते तरंग कुट उपज है, पान के तरंग सब पानही कहाहिंगे, वैसे विश्व रूप ते भूत प्रगट होई, वाही ते उपज सबे ताही में समाहिंगे। यही है गुरु गोविंद सिंह का द्वितीय पद, जिसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, समझेंगे भावार्थ क्या होगा। इस पद में कवि बताते हैं कि एक अग्नि से अनेक अग्नियां प्रकट होती हैं। ठीक है, इस पद में कवि क्या बताते हैं कि एक अग्नि से अनेक अग्नियां प्रकट होती है और अंत में सभी उसी अग्नि में मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे एक धूल से अनेक धूलकण बनते हैं और अंततः उसी धूल में समा जाते हैं, उसी प्रकार से एक जल से अनेक तरंगे उत्पन्न होती है और वे सभी अंत में जल में ही विलीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ है वो विस्तृत, कोई भी चीज़ है वो अकेला नहीं है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जा कर के समाहित हो रहा है। जैसे छोटी अग्नि जो है बड़ी अग्नि में क्या हो रही है, समाहित हो जा रही है, और ये जो छोटा छोटा धूलकण है वो बड़े धूलकण में समाहित हो जा रहा है। ठीक है, और जो जल के तरंगे वो क्या होता है, को हो रहा है, वो जल में ही विलीन हो जा रहा है कुछ क्षण के बाद। इसी का बात किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यह संपूर्ण संसार जो है एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और अंत में उसी परमात्मा में विलीन हो जाएगा। इसीलिए सभी प्राणी और समस्त सृष्टि मूल रूप से एक ही परम सत्ता के रूप में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन से 28 नंबर, अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई एक लोकगीत लिखें। अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई एक लोकगीत लिखें। तो उत्तर क्या होगा कि लोकगीत बिहार का कजरी गीत। ठीक है, ये हम एक गीत लिए हैं। लोकगीत जो है बिहार में बहुत ही प्रचलित है, कजरी गीत, ये लोकगीत है। लोकगीत जो कजरी है तो वो क्या है, उसको थोड़ा देखेंगे कि कजरी गीत क्या है बिहार का। तो ये है, काहे हो ब्याही विदेश रे लखिया, बाबुल मोर नैहर छूटल जाए, अखियन से नीर बहत दिन रात, सावजन के देशवा याद आए। ये कजरी गीत है जो बिहार का बहुत प्रचलित है। इसको एक बार और पढ़ेंगे कि काहे को ब्याही विदेश रे लखिया, बाबुल मोरा नैहर छूटल जाए, अखियन से नीर बहुत दिन रात, साजन के देशवा याद आए। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ समझेंगे। यह एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे
विशेष रूप से वर्षा ऋतु और ब्याह के अवसर पर गाया जाता है। इसमें बेटी के मायके से विदा होने की पीड़ा और अपने परिवार के प्रति प्रेम का भाव व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। एक प्रश्न है जो छूटा हुआ है, प्रश्न है 23 नंबर इसमें का, कि 23 नंबर प्रश्न है, देखते हैं ऊपर है प्रश्न। तेईस नंबर प्रश्न नहीं है, हाँ सॉरी है 23 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में क्या लिखना है? निबंध लिखना है। ठीक है, तो 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है आप लोगों को। यहाँ है 4 गो दिया है शब्द। ठीक है, मेरा प्रिय खेल टॉपिक है, शब्द नहीं है, 3 यहाँ 4 टॉपिक है। मेरा प्रिय खेल, सच्ची मित्रता, वर्षा ऋतु और वृक्षारोपण। ठीक है, तो इसका हम हिंट दे रहे हैं कैसे लिखना है। तो मेरा प्रिय खेल, कोई भी खेल अपना ले लेना है, जैसे फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट या कोई भी खेल एक ले लेना है, उसका लिखना है, उसके बारे में लिखना है कि हाँ वो कैसे खेला जाता है, क्यों खेला जाता है, उससे क्या लाभ होता है खेलने से। ठीक है, सच्ची मित्रता पर लिखना है, या वर्षा ऋतु में कोई भी ले लेना है, गर्मी, सर्द ऋतु या शीत ऋतु, किसी को सॉरी यहाँ वर्षा ऋतु दिया हुआ है, तो इसमें वर्षा ऋतु पर ही लिखना है। ठीक है, ऋतु दिया रहता ना तो हम किसी भी ऋतु पर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ वर्षा ऋतु दिया हुआ है तो हम वर्षा ऋतु पर ही लिखेंगे। अब वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण पर भी लिख सकते हैं, इसका हम हिंट दे रहे हैं वृक्षारोपण का कैसे लिखेंगे। जैसे वृक्षारोपण का जैसे प्रस्तावना डालेंगे, तो क्या लिखेंगे कि वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार है। ठीक है, आजकल देख ही रहे हैं हम लोग कि वृक्षारोपण बहुत कम हो रहा है, लेकिन वृक्ष का कटाव बहुत अधिक हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस मात्रा में वृक्ष को काटा जा रहा है उसी मात्रा में वृक्षारोपण भी होना चाहिए। ठीक है, यदि हम एक वृक्ष काट रहे हैं तो उस बदले में 2 वृक्ष 4 वृक्ष लगाएंगे तभी लाभ होगा, नहीं तो हानि ही हानि है। तो क्या लिखेंगे ऑप्शन प्रस्तावना में कि वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार है, वे हमें शुद्ध वायु, फल फूल, औषधि, लकड़ी तथा छाया प्रदान करते हैं। आज बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण वृक्षारोपण का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। ठीक है, वृक्षारोपण के महत्व डालेंगे, तो वृक्षारोपण के महत्व में क्या लिखेंगे? वृक्षारोपण के महत्व में लिखेंगे कि वृक्ष व्यापार को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे जीव जंतु और मनुष्य के जीवन मिलता है। ठीक है, वृक्ष जो है CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, और O2 हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, और O2 है तभी हम लोग जी पाते हैं, वरना कब का मर गए होते। ठीक है, वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होता है। ठीक है, आजकल बिहार में देख रहे हैं वर्षा बहुत कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रोड बनाने के लिए, 4 लाइन बनाने के लिए बहुत सारे वृक्षों को काट दिया गया। तो आकाश में देख रहे हैं मेघ आ रहा है, लेकिन बिना बरसे ही वापस चला जा रहा है। तो यही कारण है कि वृक्ष का कटाई बहुत तेजी से हो रहा है, जिस कारण से वर्षा प्रभावित हुआ है। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा अनेक पशु पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ पौधा जो है मिट्टी के कटाव, जैसे बारिश आता है तो जैसे बारिश होता है या बाढ़ आता है तो उसमें मिट्टी का कटाव जो है बहुत तेज़ी से होता है। जैसे अभी जवैनिया गांव पूरा का पूरा डूब गया, क्यों? वहाँ बहुत तेज गति से मिट्टी का कटाव हुआ, जिस कारण से जवैनिया गांव खत्म हो गया। अगर पेड़ पौधा रहता तो वो मिट्टी नहीं कटता। और अनेक पशु पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, वृक्ष जो है उस पर पशु पक्षी बहुत खुशी अपना घोंसला बना करके रहते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है वृक्षारोपण का? तो जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और उद्योग के विस्तार का कारण बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है। किस कारण हो रही है? जनसंख्या वृद्धि कहने का मतलब कि एक घर में 10 लोग हैं, एक घर में 20 लोग हैं और वहाँ रहने की सुविधा नहीं है, तो वो गाँव से बाहर क्षेत्र में आ रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं, और पेड़ पौधा है तो उसको काट रहे हैं। ठीक है, शहरीकरण और औद्योगिकरण।
शहरीकरण यानी शहर बसाया जा रहा है, या औद्योगिकीकरण जैसे कोई कंपनी आ रहा है और अपना उद्योग बनाने के लिए वृक्ष को काट करके अपना कंपनी स्थापित कर रहा है, उसी का बात होगा। विस्तार के कारण बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है, इसमें प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ रही है। ठीक है, प्रदूषण कहने का मतलब हुआ वृक्षारोपण में प्रदूषण यानी वृक्ष को कटाई जो हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, वायुमंडल जो है साफ नहीं हो रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। इस समस्याओं का प्रभावी समाधान अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनकी रक्षा करना है। ठीक है, वृक्षारोपण के उपाय क्या हो सकता है, तो वृक्षारोपण के उपाय हो सकता है हमें अपने घर, विद्यालय, सड़क के किनारे और खाली स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, रोड भी बन रहा है तो जैसे रोड के बीच में भी वृक्ष लगाया जा सकता है, या जैसे पहले से मौजूद वृक्ष था तो उसको बीच में दे करके उसका स्थान अच्छे से बना करके और रोड को निकाला जा सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत लापरवाही हो रहा है। तो हमें अपने घर, विद्यालय, सड़क के किनारे और खाली स्थान पर अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। सरकार, विद्यालय और सामाजिक संस्थाओं को समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाना चाहिए। केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। तो एक हम हिंट दिए, मोटा मोटी एक हिंट दिए वृक्षारोपण पर कैसे लिख सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से वर्षा ऋतु पर भी लिखेंगे सच्ची मित्रता, लेकिन जिस चीज़ का लिखेंगे उसी का जिक्र उसमें करेंगे। जैसे वृक्षारोपण का हम बताएं तो हम वृक्षारोपण का जिक्र किए, आप लोग वर्षा ऋतु लिखेंगे तो उसका जिक्र करेंगे। सच्ची मित्रता पर लिखेंगे तो आप लोग सच्ची मित्रता के जिक्र करेंगे। मेरा प्रिय खेल लिखेंगे तो आप लोग मेरा प्रिय खेल के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आशा है आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगी होगी। तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।